और आइए अब शुरू करते हैं बिग एंड बोल्ड। आपके सरोकार की हर एक खबर यहां रहेगी मौजूद। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज किन खबरों पर खास तौर से निगाहें रहेंगी? आज आपको दिखाएंगे विधानसभा चुनाव के सियासी दंगल में किस तरह बीजेपी की बी टीम साबित करने के लिए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी में छिड़ गई जुबानी जंग। बात हमास पर देश में जारी गदर की भी करेंगे। बताएंगे आतंक प्रेमी गैंग का कौन है सदर। आज देश को पहली रैपिड रेल मिल गई। नमो भारत नाम है इसका। क्या है इसकी खासियत? पूरी एबीसीडी आपके सामने होगी। और साथ ही बात त्योहारी सीजन में गली गली बिक रही जहरीली मिठास की भी। सावधान रहिएगा। लेकिन पहले ये अहम खबर, दिल्ली के भोगल में 25 करोड़ की चोरी जैसी वारदात उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी देखने को मिली। दिल्ली में जहां चोरों ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया था, तो वहीं मेरठ में चोरों के निशाने पर थी मोबाइल शॉप। लेकिन चोरी करने का तरीका भी बिल्कुल एक जैसा था। यहां भी वारदात को रात में अंजाम दिया गया और चोर मोबाइल की दुकान के पीछे बने एक रेस्टोरेंट के बाथरूम की दीवार तोड़कर अंदर घुसा, जिसके बाद मोबाइल शॉप की दीवार में बड़ा छेद किया और दुकान में दाखिल हो गया। इसके बाद उसने बड़े आराम से मोबाइल फोन और कीमती एसेसरीज बैग में रखे और छत से कूदकर फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि जिस दुकान में चोरी हुई वो सीओ सदर के ऑफिस से 50 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह जब दुकानदार ने शटर उठाया तो चोरी के बारे में पता चला। दुकानदार के मुताबिक चोरों ने 50 लाख से ज्यादा के सामान पर हाथ साफ किया है। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में तो कैद हो गई, लेकिन चोर का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये शातिर चोर जल्द ही उनकी गिरफ्त में होगा। बिहार में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं? इतने बुलंद हैं कि अब बैंक भी सुरक्षित नहीं। दिन दहाड़े बैंक लूट की हैरान करने वाली तस्वीरें वैशाली से सामने आई, जब 3 नकाबपोश बदमाश बिदुपुर के भारत बैंक ब्रांच में घुस गए और गन पॉइंट पर कर्मचारियों को बंधक बना लिया। जब बैंक कर्मी ने कैश की चाबी देने से मना किया तो एक बदमाश ने उसके ऊपर बंदूक तान दी। इसके बाद बदमाश बैंक में रखा 5,38,000 कैश लेकर फरार हो गए। लूट की यह सनसनीखेज वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन चेहरे पर नकाब होने की वजह से अभी तक बदमाशों का सुराग नहीं लगाया जा सका। और अब बात उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की, जहां दबंगों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आता। इसके बाद छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाई, क्योंकि न सिर्फ छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई, बल्कि छात्रा के भाई जब कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो उनको कोतवाली के सामने ही दबंगों ने घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। जब छोटे भाई को बचाने के लिए बड़ा भाई पहुंचा तो उसके साथ भी दबंगों ने जमकर मारपीट की। कोतवाली के सामने 2 लोगों के साथ मारपीट होती रही। दोनों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, लेकिन न तो पुलिस पहुंची और न ही दबंगों के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई गई। मामला बढ़ा तो पुलिस ने पल्ला झाड़ने के लिए मारपीट की रिपोर्ट लिख ली, जिसके बाद पीड़ित छात्रा ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई। अगर मेरे परिवार को कोई भी बड़ी घटना का अंजाम होता है तो यहाँ के पुलिस वाले, विराट की पुलिस वाले यहाँ के जिम्मेदार होंगे। नवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को रैपिड रेल की सौगात दी। गाजियाबाद के साहिबाबाद से पीएम मोदी ने रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। खास बात रही कि पीएम मोदी टिकट खरीदकर रैपिड ट्रेन पर सवार हुए और यात्रा की। इस दौरान उन्होंने ट्रेन के क्रू मेंबर से बात की, बच्चों से मिले और यात्रियों से उनका अनुभव जाना। की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा जो दूसरा देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत चल पड़ी। इसकी खासियत क्या है? बहुत जल्दी से यह भी देख लीजिए। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हालांकि ऑपरेशनल स्पीड को 160 किलोमीटर प्रति घंटा रखा जाएगा। एवरेज स्पीड की बात करें तो नमो भारत 1 घंटे में 100 किलोमीटर का सफर करेगी। नमो भारत रैपिड ट्रेन को लेकर आपके जहन में कई सवाल होंगे। कहां से कहां तक ये ट्रेन चलेगी? इसमें पैसेंजर्स को क्या सहूलियतें मिलेंगी? तो जल्दी से ये जवाब भी जान लीजिए। पहला तो ये कि अभी ये कहां से कहां के लिए शुरू हुई है, तो इसका जवाब है यूपी के साहिबाबाद से दोहाई तक का 17 किलोमीटर का सेक्शन खोला गया है। कंप्लीट सर्विस शुरू होने पर दिल्ली से मेरठ पहुंचने में समय की काफी बचत होगी। ये ट्रेन जाम के झाम से भी मुक्ति दिलाएगी। दिल्ली वालों को 1 घंटे में मेरठ पहुंचाएगी। आने वाले दिनों में कितनी रैपिड ट्रेनें चलेंगी? तो इसका जवाब यह है कि ऐसी 30 ट्रेनें चलाने की तैयारी है। रैपिड ट्रेन का कमांड ऑफिस भी तैयार हो रहा है और यह गाजियाबाद के दोहाई में बनाया जा रहा है। सुविधाओं की बात करें तो इसमें वाईफाई, मोबाइल, यूएसबी चार्जर मौजूद होंगे। नमो भारत का टिकट आपको मोबाइल या कार्ड के जरिए लेना होगा। अगली अहम खबर यह है कि गुजरात के वलसाड़ में बीच सड़क पर एक बस में भयानक आग लग गई, जिसके बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। बस में 16 लोग सवार थे, जिन्हें वक्त रहते सुरक्षित उतार लिया गया, लेकिन कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद बस धू धू करके जलने लगी और हाईवे पर जाम लग गया। बस में फायर इंडिकेटर लगा हुआ था, जिसके चलते ड्राइवर को वक्त रहते आग लगने का पता चल गया और सभी यात्रियों की जान बच गई। वहीं आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि चलती बस में टायर फटने के बाद आग लगी थी, जो कुछ ही देर में पूरी बस में फैल गई। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में जंगलों में भीषण आग लग गई है।
देखते ही देखते जंगल की आग तेजी से फैली। वैसे भी कहा जाता है कि जंगल की आग की तरह बात फैल गई, मतलब जंगल की आग को तेजी से फैलने के लिए जाना जाता है। लोगों को अपना घर खाली करना पड़ा। आग के विकराल रूप को देखते हुए फायर ब्रिगेड की 8 टीमें मौके पर तैनात करनी पड़ी। आग बुझाने के साथ लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेजने की मशक्कत शुरू हुई और इस दौरान आग पर काबू पाने की कोशिशें आप देख रहे हैं किस तरीके से की जा रही है। हालांकि अब तक इसका असर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ज्यादातर इलाका सूखी घास से पटा हुआ है, जिसकी वजह से तेजी से आग फैलती जा रही है। कहा जा रहा है कि पटाखों की वजह से ये आग फैली है। ऐसे में पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने इलाके में पटाखे चलाए थे। स्पेन में अचानक आई तेज बारिश की वजह से कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां के एक मेट्रो स्टेशन में सामने आई जो तस्वीर है वो देखिए। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के अंदर पानी जाता दिखाई दे रहा है। सीढ़ियों से तेजी की तरफ पानी अंदर आ रहा है। स्पेन की तरह अर्जेंटीना के कुछ इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। उन इलाकों में बाढ़ का पानी जमा है और बताया जा रहा है कि कई लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। और इन दिनों वर्ल्ड ओवर जो एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो ये कि अचानक बादल फटने जैसी स्थितियां बनती हैं और एक इलाका बाढ़ में डूब जाता है। विदेशों में जहां लोग अब भी बाढ़ बारिश से परेशान हैं, तो वहीं देश में अब पारा धीरे धीरे नीचे जाने लगा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद पारा लुढ़क गया है। पहाड़ पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई देने लगी है। ज्यादातर सड़कें बंद हो गई हैं, जिसके बाद बर्फ को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। शिमला के पास चंचल पास में मशीनों के जरिए बर्फ हटाई जा रही है ताकि गाड़ियां निकाली जा सकें। कुछ ही दिनों में शिमला, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति में बर्फबारी और ज्यादा होगी, जिसके बाद हिमाचल का ज्यादातर इलाका शीतलहर की चपेट में जो पहले ही आ गया है और ठंडा होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 2004 के बाद ये पहला मौका है जब अक्टूबर के महीने में शिमला में बर्फबारी हो रही है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि मैदानी इलाकों में भी इस बार ठंड वक्त से पहले दस्तक दे देने वाली है। और अगली खबर यह कि चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा के सामने उस समय पुलिस को एक्शन देखने को मिला। पुलिस का एक्शन जब सैकड़ों अकाली कार्यकर्ता झंडे और बैनर लेकर पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। अकाली कार्यकर्ताओं के हाथ में काले झंडे थे और उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान का पुतला फूंकने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने अकाली कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर विधानसभा से पहले ही रोक लिया और सीएम भगवंत मान का पुतला भी नहीं फूंकने दिया। हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और पुलिस स्टेशन ले गई। दिल्ली में चीन के खिलाफ लोगों का जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला जब भारत तिब्बत सहयोग मंच के सैकड़ों कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे और हाथों में पोस्टर लेकर जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे। प्रोटेस्ट मार्च हाइफा चौक से शुरू होकर चीनी दूतावास तक निकाला जाना था, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बीच में ही रोक लिया, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। दरअसल आज ही के दिन 20 अक्टूबर 1962 को भारत चीन के बीच युद्ध शुरू हुआ था। ऐसे में भारत के खिलाफ चीन की नीतियों के विरोध में प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में खटीमा हाईवे पर उस वक्त दहशत मच गई जब एक जंगल से एक बाघ निकलकर वहां आ गया और बाघ की वजह से काफी देर तक सड़क पर ट्रैफिक जाम रहा। जो लोग दोपहिया गाड़ियों में थे उनमें अफरा तफरी मच गई। करीब 3 घंटे तक हाईवे पर यही आलम बना रहा। देखिए जरा, आखिरकार वन विभाग की टीम यहां पहुंची और उसने बाघ को जंगल में खदेड़ा और उसके बाद ट्रैफिक शुरू किया जा सका। नवरात्र के मौके पर देश के कई हिस्सों में गरबा खेला जाता है। इसके लिए बाकायदा पंडाल भी लगे हुए हैं, मगर कुछ लोगों ने अपने दफ्तर को ही गरबा का मैदान बना दिया। वीडियो मुंबई के फोर्ट इलाके के एक्सिस बैंक का बताया जा रहा है। इसमें बैंक के कर्मचारी दफ्तर के अंदर ही गरबा खेलते नजर आ रहे हैं। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से कई तरह के रिएक्शंस आए। कांग्रेस और एआईएमआईएम ने दफ्तर के अंदर इस तरह की गतिविधियों पर आपत्ति जताई। और एटीएस के शिकंजे में पाकिस्तान का जासूस। गुजरात एटीएस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएस ने एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। यह भारत में एक पाकिस्तानी एजेंसी के लिए काम कर रहा था। लाभ शंकर नाम का शख्स सेना की मूवमेंट की सूचनाएं पाकिस्तान भेजता था। निठारी कांड के आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी करने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। 17 साल तक जेल में रहने के बाद पंढेर की रिहाई हुई है। केंद्र सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ पीएफआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पीएफआई ने यूएपीए ट्रिब्यूनल के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिसमें ट्रिब्यूनल ने प्रतिबंध बरकरार करने का आदेश सुनाया था। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय समेत 4 विभागों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। जालंधर में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बेटे ने अपने ही माता पिता और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी के पिता बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करते थे, जिसके चलते उनके पास लाइसेंसी बंदूक थी। इसी बंदूक से बेटे ने एक के बाद एक 7 गोलियां बरसाकर हत्या को अंजाम दिया। और 2024 में बीजेपी को हराने के लिए बना इंडिया अलायंस अपने पहले चुनाव में ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे पर हुए विवाद के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष को चिरकुट नेता कह दिया।
पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की, लेकिन वादा तोड़ते हुए समाजवादी पार्टी के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी 33 सीट्स पर कैंडिडेट्स उतार दिए। कांग्रेस और सपा के बीच खींचतान चल ही रही थी कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा दिया। अजय राय ने कहा कि अखिलेश ने कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, इसलिए कांग्रेस पर वादा खिलाफी का इल्जाम ठीक नहीं। अजय राय के इस बयान पर अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से बयानबाजी न करवाए। अगर पता होता कि गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है तो उनकी पार्टी एमपी में गठबंधन के लिए बात ही नहीं करती। अखिलेश के चिरकुट वाले बयान पर कमलनाथ भी भड़क गए। उन्होंने रिपोर्टर्स के सवाल पूछने पर कहा, अरे छोड़ो अखिलेश को। वहीं अजय राय ने कहा कि अखिलेश ने तो अपने पिता तक का सम्मान नहीं किया। इंडी गठबंधन में हुई इस तीखी तकरार ने बीजेपी को भी मुद्दा दे दिया। सीएम शिवराज ने तंज कसते हुए कहा, दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती कर रहा है घमंडिया गठबंधन, ऐसा कहीं होता है क्या? हमास पर गदर, आतंक प्रेमी गैंग का कौन है सदर? खबर पर पूरी डिटेल आगे, लेकिन उससे पहले देखिए विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर पार्टियों का मंथन जारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 88 उम्मीदवारों के नाम है। इससे पहले कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। आज राजस्थान में टिकट बंटवारों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भी बैठक हुई। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन्हें 2019 की हार याद दिलाई। इससे पहले राहुल ने ओवैसी की पार्टी AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताया था। राहुल गांधी ने कहा है कि तेलंगाना में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो कास्ट सर्वे कराएगी। राहुल ने कास्ट सेंसस को लेकर केसीआर और पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, केसीआर और मोदी ओबीसी वर्ग की बात करते हैं तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराते? कैश फॉर क्वेश्चन मामले में बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर उन्हें बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। वहीं निशिकांत दुबे बोले, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं। लाल सागर में तैनात अमेरिका के जंगी जहाज ने इजराइल को टारगेट करने के लिए बड़े हमले को नाकाम कर दिया। ये हमला हूती विद्रोहियों ने किया था, जिन्होंने इजराइल की तरफ 3 क्रूज मिसाइलें दागी और कुछ आत्मघाती ड्रोन्स भेजे, मगर अमेरिका के जंगी जहाज ने उन्हें फौरन इंटरसेप्ट कर लिया और हवा में ही मार गिराया। ऐसा माना जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने यमन की सीमा के पास से इन मिसाइलों को दागा था। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह की तरह हूती विद्रोहियों को भी ईरान का समर्थन है और यह संगठन भी आधुनिक हथियारों से लैस है। इजराइल वॉर को 14 दिन बीत चुके हैं और पिछले 5 दिनों से इजराइल की सेना गाजा के बॉर्डर पर खड़ी हुई है, मगर अभी तक वो गाजा पट्टी पर जमीनी हमला नहीं कर पाई है। इसके पीछे कई तरह की वजह बताई जा रही है, मगर उन सब बातों में से बेपरवाह इजराइल अपने टारगेट में लगा हुआ है और उसका मिशन है गाजा से हमास के लड़ाकों का खात्मा करना। और इसके लिए इजराइल की फोर्स ने एक बार फिर गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। इजराइल के रक्षा विभाग ने एयर स्ट्राइक की वीडियो भी जारी किए। इन वीडियोज में एक के बाद एक गाजा पट्टी में कई इमारतें जमींदोज होती नजर आईं। इजराइल के हमले में कई इमारतें पूरी तरह मिट्टी में मिल गईं। इजराइल का दावा है कि उसने जितनी इमारतों को निशाना बनाया वो सभी हमास के खुफिया ठिकाने थे और उनमें छिपे हमास के कई लड़ाके भी ढेर किए गए। हालांकि फिलिस्तीन का आरोप है कि हमास पर हमले की आड़ में इजराइल की सेना पिछले 14 दिन से मासूम लोगों को निशाना बना रही है। और यूक्रेन के अवदीवका पर रूस के कब्जे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रूस ने अवदीवका के चारों तरफ अपनी घातक फोर्स तैनात कर दी है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में गोला बारूद, टैंक और लड़ाकू विमानों को भी मोर्चे पर तैनात किया गया है। अवदीवका पर कब्जे के लिए करीब 10 दिनों से चल रही जंग में रूस की सेना धीरे धीरे बहुत करीब पहुंच चुकी है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि यूक्रेन की सेना भी अब सरेंडर के मोड में आ चुकी है, क्योंकि वो समझ गई है कि अब वहां रूस की सेना से भिड़ना उसके बस की बात नहीं। और अगली खबर यह कि चीन के परमाणु हथियारों पर अमेरिका की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यह रिपोर्ट अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने जारी की है, जिसमें कहा गया कि 2030 तक चीन के पास 1000 परमाणु बम होंगे। चीन की मिलिट्री चुपचाप अपनी ताकत को बढ़ाने में लगी हुई है। साथ ही उसकी परमाणु ताकत में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। अमेरिका से तनातनी और ताइवान से तनाव के बीच जिस तेजी से चीन अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है, पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है, क्योंकि 2030 तक अगर चीन ने 1000 परमाणु हथियार बना लिए तो उसके दुश्मन देश भी तेजी से अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आखिर में पूरी दुनिया एक खतरनाक जंग के मुहाने पर पहुंच सकती है। अमेरिका ने अपनी एक अहम न्यूक्लियर साइट पर एक बड़ा परीक्षण किया है। यह परीक्षण अमेरिका के नवादा में किया गया। जो बाइडेन के इजराइल से लौटने के फौरन बाद अमेरिका ने अपनी परमाणु साइट के पास इस परीक्षण को अंजाम दिया, जिसमें इस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। वो खतरनाक केमिकल और आइसोटोप से बना हुआ था। अमेरिका की तरफ से इस टेस्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, मगर यह जरूर कहा गया कि उसके इस परीक्षण से दूसरे देशों के परमाणु बम की लोकेशन आसानी से पता चल जाएगी।
अमेरिका के परमाणु धमाके से सनसनी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और कुल मिलाकर पूरी दुनिया में इस समय, जैसा मैंने आपको बताया, परमाणु हथियारों को लेकर जो होड़ दिखाई दे रही है वो बेहद खतरनाक है। और यहां जो हो रहा है, इसमें जिस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था वो खतरनाक केमिकल और आइसोटोप से बना हुआ था। अमेरिका की तरफ से टेस्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। त्योहार पर सावधान, जहरीली मिठास कहीं ले ना ले जान, पूरी खबर आगे। लेकिन पहले देखिए पटना टू दिल्ली, जुमे पर फिलिस्तीनियों के पक्ष में प्रदर्शन। दिल्ली से पटना तक जुमे की नमाज के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुए। दिल्ली की जामा मस्जिद में युद्ध में मारे गए फिलिस्तीनियों के लिए खास नमाज जनाजा पढ़ी गई, जबकि पटना कोतवाली के पास की मस्जिद में नमाज के बाद फ्री गाजा, फ्री फिलिस्तीन के पोस्टर के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने सामूहिक विनाश के हथियारों से जुड़े संभावित खतरों पर गहरी चिंता जाहिर की है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने इस मुद्दे के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से प्रयासों को मजबूत करने का आह्वान किया। कनाडा ने अपने 62 में से 41 डिप्लोमेट्स को भारत से हटा दिया है। भारत के सख्त स्टैंड के बाद कनाडा ने यह फैसला लिया। कनाडाई विदेश मंत्री मेलेनी जोली ने कहा है कि दुर्भाग्य है कि इस फैसले से वाणिज्य दूतावास की सेवाओं पर असर पड़ेगा। गरबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कांग्रेस के एक नेता ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया था और बताया था कि यह वीडियो एक्सिस बैंक की मुंबई की एक ब्रांच का है। गरबा के इस वायरल वीडियो पर एक्सिस बैंक ने बयान जारी किया है। बैंक की तरफ से कहा गया है कि वायरल वीडियो मुंबई के एक्सिस बैंक के फोर्ट ब्रांच या किसी भी ब्रांच का नहीं है और इसे एक्सिस बैंक का बताकर वायरल किया जा रहा है, जो कि गलत है। और जैसा हमने आपको बताया, ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से, खासतौर से एआईएमआईएम की तरफ से ये ट्वीट किया गया था, ये बताते हुए ये देखिए यहाँ गरबा खेला जा रहा है ऑफिस में और अगर हम अपनी किसी गतिविधि को अंजाम दें उसको गलत बताया जाता है। एक्सिस बैंक ने क्लियर किया है कि ऐसा कहीं पर हमारी किसी भी ब्रांच में हुआ ही नहीं। और देश में त्योहारों का सीजन चल रहा है, इन दिनों मिठाइयों की डिमांड हाई है। ऐसे में दुकानदार भी मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में रहते हैं और इसकी वजह से आपकी हेल्थ से जानलेवा खिलवाड़ होता है। कैसे? बहुत जल्दी से देख लीजिए, सावधान रहिए। मुनाफा कमाने के लिए मावा में पामोलिव ऑयल की मिलावट की जाती है। अगर आप मिलावटी मावा वाली मिठाई खाते हैं तो हार्ट अटैक का रिस्क होता है। मिलावटी घी में भी पामोलिव ऑयल होता है, इससे किडनी लिवर पर बुरा असर पड़ता है। मिठाई पर जो आप चमचमाती सिल्वर वर्क वाली चीज देखते हैं उसमें भी एल्यूमिनियम की मिलावट हो सकती है और अगर आप इस मिठाई को खाते हैं तो फायदे की जगह पेट की बीमारी हो सकती है। फूड कलर में अगर मिलावट है तो बॉडी में ट्यूमर तक हो सकता है। मिठाई में मिलावट अगर आपने पकड़ ली है तो आप इसकी शिकायत FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कर सकते हैं। सवाल यह है कि त्योहारों में मिठाई तो खरीदनी है, तो ऐसे में किया क्या जाए? सवाल यह है, इसका उपाय यह है कि मावे की मिठाई लेने से बचें, अच्छी ब्रांडेड दुकानों से मिठाई खरीदें, दुकान से बिल जरूर लें और मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट से अगर आप काम चला सकते हैं तो वो सबसे बढ़िया। हिंदुस्तान में आज फिलिस्तीन के लिए कई जगह प्रोटेस्ट हुए, लेकिन हैदराबाद में प्रोटेस्ट के नाम पर एक प्रयोग हुआ। प्रयोग ये कि हैदराबाद में प्रोटेस्ट के नाम पर ईरानी मॉडल अप्लाई किया गया। फिलिस्तीन के नाम पर मुसलमानों को भड़काया गया। प्रयोग इसलिए क्योंकि तेलंगाना में चुनाव है और चुनाव में टारगेट पर हैदराबाद का मुसलमान है। हैदराबाद में क्या हो रहा है? प्रोटेस्ट का ईरानी मॉडल क्या है? ईरानी मॉडल से कैसे मुस्लिम वोट की गारंटी मिल रही है? और हैदराबाद ये ईरानी मॉडल कौन लेकर आया? सारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट। हमास से हमदर्दी के लिए ये क्यों हो रहा है? इंडिया में प्रोटेस्ट की फ्लैग वाले स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? विरोध का ये एजेंडा कहां से आया? ट्विटर पर इस वीडियो को किसने और क्यों ट्रेंड करवाया? सब बताएंगे, हर डिटेल समझाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रोटेस्ट के इस लेटेस्ट एजेंडे का स्क्रीन प्ले शूट कहां हुआ? स्क्रीन प्ले का डायरेक्टर कौन है? कितने किरदार थे? कितने एक्टर? पहले वो जानिए। ये वीडियो हिंदुस्तान के हैदराबाद का है। हैदराबाद निजामों का शहर। इसी हैदराबाद के सैदाबाद में प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट में विरोध इजराइल और सपोर्ट फिलिस्तीन और गाजा का किया गया। प्रोटेस्ट की ग्राउंड लोकेशन मदरसे में डिसाइड हुई। प्रोटेस्ट के स्क्रिप्ट में लीड रोल महिलाओं को मिला। सपोर्टिंग रोल में बच्चों का इस्तेमाल हुआ। प्रोटेस्ट के नाम पर महिलाओं को और बच्चों को बुलाया। गेट पर इजराइल और अमेरिका का फ्लैग बनाया गया। बच्चे और महिलाएं इस फ्लैग पर चलते हुए अंदर गए।
बच्चों और महिलाओं की एंट्री का वीडियो बनाया गया। गेट पर एक कैमरामैन को बैठाया गया, पूरी फुटेज रिकॉर्ड हुई। ट्विटर पर तस्वीरें खूब ट्रेंड हुई, माहौल बना, विरोध का नया एजेंडा खूब वायरल हुआ। हैदराबाद में इस वीडियो को मोबाइल टू मोबाइल वायरल किया गया। फिलिस्तीन के नाम पर हमास से हमदर्दी का खेल जमकर खेला गया। विरोध का ये एजेंडा, प्रोटेस्ट का ये तरीका हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं दिखा। हिंदुस्तान में विरोध पहले भी होता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी किसी देश के झंडे को पैरों से कुचला नहीं गया। लेकिन ये सोच नई नहीं। विरोध का तरीका ईरान से इंपोर्ट हुआ। विरोध की पॉलिसी ईरान की कॉपी पेस्ट पॉलिसी है। इंडिया में ईरानी एजेंडा कौन चला रहा है? इंडिया में ईरानी विरोध की पॉलिसी कौन ला रहा है? ये बताएंगे। ईरान विरोधी पॉलिसी को इंडिया में अप्लाई करने का असल मोटिव समझाएंगे। लेकिन पहले कुछ ईरान के वीडियो देखिए, विरोधी के एजेंडे को अच्छे से समझिए। ये वीडियो ईरान का, जहां स्कूल की सीढ़ियों के आगे एक तरफ इजराइल का फ्लैग तो दूसरी तरफ अमेरिका का फ्लैग बनाया गया। ऐसा इसलिए कि अगर कोई भी बच्चा जाए तो इन झंडों को पैरों से कुचलते हुए जाए। लेकिन ईरान के बच्चों ने इस नफरती सोच को खारिज कर दिया। बच्चे सीढ़ियों से आए, वो झंडे के ऊपर से नहीं गए, वो खाली जमीन से होकर गए। अब जरा इस दूसरे बच्चे का वीडियो देखिए। इस बच्चे ने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया ही नहीं। इस बच्चे ने उस रास्ते का इस्तेमाल किया जो हैंडीकैप बच्चों के लिए बनाया गया। ईरान और इजराइल की लड़ाई आज की नहीं। ईरान और इजराइल के सदियों से जंग छिड़ी है। इस जंग का नैरेटिव यहूदी वर्सेस मुसलमान है और इसलिए इस बार ईरान में बार बार सरकार इजराइल के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करती है। कभी स्कूल के गेट, कभी कॉलेज कैंपस, कभी सड़कों पर इजराइल और अमेरिका के फ्लैग का पोस्टर बनवाती है। बच्चों से कहा जाता है कि इन फ्लैग के ऊपर से चलते हुए एंट्री करो। लेकिन ईरानी बच्चों ने क्या किया, वो पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहिए। ये वीडियो एक ईरानी स्कूल का, जहां एंट्री गेट पर अमेरिका का फ्लैग बनाया गया। वीडियो में किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा। कैमरे का पूरा फोकस झंडे पर है। 30 सेकंड के इस वीडियो में इस फ्लैग वाली एंट्री गेट को करीब 15 बच्चों ने क्रॉस किया, लेकिन किसी भी बच्चे ने अमेरिका के झंडे पर अपना पैर नहीं रखा, चाहे वो ग्रुप में थे या अकेले। एक भी स्टूडेंट ने फ्लैग पर अपना जूता नहीं रखा। अब जरा ईरान का एक और वीडियो देखिए। ईरान के कॉलेज कैंपस के मेन गेट पर इजराइल और अमेरिका दोनों का फ्लैग जमीन पर बिछाया गया। गार्ड्स ने कॉलेज के एंट्री गेट का एक गेट बंद कर दिया गया। सिर्फ एक गेट को खोल कर रखा गया। लेकिन ईरान के बच्चों की नई जनरेशन ने इस नफरती एजेंडे को बायकॉट किया। सारे स्टूडेंट्स कैंपस में आए, लेकिन वो या तो झंडों के साइड से निकल कर आए या फिर बच्चों ने जंप करके एंट्री ली। गार्ड से न पूछा, न हंगामा किया, बस अपने एक्शन से विरोध जता दिया। नेशनल फ्लैग चाहे किसी भी देश का हो, वो उस देश के लोगों की पहचान होता है, उस देश के स्वाभिमान का प्रतीक होता है। सम्मान सबको करना चाहिए, सम्मान सबका करना चाहिए। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, सहमत ना होने पर विरोध करने का हक है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती विरोध की इजाजत होना है, लेकिन विरोध के नाम पर नफरती एजेंडा फैलाना गलत है।